नमस्कार। द न्यूज़ कैनवास में स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं व्यक्ति विशेष। दरअसल आज के इस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, मुखातिब करवाने से पहले कुछ जानकारी मैं दे देना चाहता हूं। यानी कि एक परिचय देने की आवश्यकता हालांकि नहीं है, लेकिन पत्रकारिता की परिभाषा में जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, शायद आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो व्यक्ति विशेष कौन है। दरअसल वर्तमान दौर में राजनीति की जाजम पर, माफ़ कीजिएगा, वर्तमान दौर में जाति की जाजम पर कई नेता ऐसे हैं जो राजनीति करते हैं, लेकिन शायद राजस्थान की राजनीति में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो संगठनात्मक राजनीति के दौर से लगातार जुड़ा रहा। वो जातिगत जाजम पर कभी नहीं बैठा। उसने हमेशा ये ध्यान रखा कि संगठनात्मक राजनीति हो और गरीबों की राजनीति हो, गरीबों के लिए राजनीति हो। मैं आगे बढ़ूं और उनका परिचय आपसे करवाऊं, उससे पहले एक दृष्टांत आपको याद दिलाता हूं, शायद आप एक बार फिर से अंदाजा लगा पाएं। साल 2022 का वक्त था और तारीख थी 20 सितंबर। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर थे और यह लग रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शायद केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं। ऐसा लगा कि शायद राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अचानक से राजस्थान की राजनीति में इतना कुछ घटित हुआ कि 25 सितंबर 2022 राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में अपनी ढोक लगा रहे थे और राजधानी जयपुर में कांग्रेस के विधायकों का जयपुर आना शुरू हो गया था। 25 सितंबर की उसी तारीख को दिन में एक वरिष्ठ मंत्री का फोन आता है और उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में, खासतौर पर कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो जाता है। और मीडिया हलकों की बात करें तो 3 नाम निकल कर के सामने आते हैं: महेश जोशी, शांति धारीवाल और महेंद्र चौधरी। शायद आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे। आज के व्यक्ति विशेष में मेरे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता महेश जोशी जी। महेश जोशी जी, आपका स्वागत है द न्यूज़ कैनवास। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का अभिवादन। महेश जी, अगर मैं सही हूं तो 14 सितंबर 1954 को आपका जन्म हुआ। 2018 से 2023 तक आप हवामल विधानसभा के विधायक के तौर पर रहे और 2009 से 2014 तक राजस्थान जयपुर के सांसद भी रहे। बाकायदा पीएचडी मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में आपने लगातार कार्य किया और आपकी राजनीति की शुरुआत हुई 1998 में, जब आप पहली बार किशनपोल विधानसभा से विधायक चुने गए। एक संक्षिप्त राजनीतिक परिचय आपसे जानना चाहूँगा। छात्र संघ से आप जुड़े हैं, वो तेवर आप में रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्रों का तेवर होता है, जो ऐसा लगता है कि छात्रों के हितों को लेकर के लगातार आगे बढ़ते हैं, और उस छात्र राजनीति ने हमें कई नाम दिए, उसमें से एक नाम है महेश जोशी जी। किस तरीके से देख पा रहे अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति का अपना एक अलग स्वभाव होता है सबका, और मूल स्वभाव जो होता है उसके आधार पर व्यक्ति चलता है। मैं जब विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था तभी मुझे शांति पसंद थी, और मैंने मेरे विश्वविद्यालय अध्यक्षीय वर्ष को एक रेडियो टॉक में मैंने शांति वर्ष के रूप में उसको परिभाषित किया, क्यों मेरा जोर ये रहा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक माहौल वहाँ का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि हम हड़ताल नहीं करेंगे। हमको जो हमारी जो समस्या है, हम छात्र जिन समस्याओं से परेशान रहते हैं, उन समस्याओं का हल करने के लिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करनी हो, सरकार से बात करनी हो, तो टेबल टॉक के जरिए हम बात करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे। अक्सर राजनीतिक मित्र यह कहते हैं कि महेश जोशी राजनीति में इतने शार्प माइंड हैं कि अगर अपनी राजनीति करने पर उतर जाएं तो शायद आलाकमान को भी नहीं छोड़ते हैं। हाईकमान भी? आलाकमान को भी नहीं छोड़ते हैं। नहीं। और मैं लेकर के जाऊंगा आपको 25 सितंबर 2022। आलाकमान होता है। हम कुछ काम ऐसे करते हैं जो आलाकमान उनमें कोई कमी भी निकाल सकते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। आपने भी जिक्र किया 25 सितंबर 2022 का। हमारी क्या हैसियत है? उस घटना के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माफ़ी मांगी हाईकमान से। अशोक गहलोत जी ने, जबकि सच्चाई है कि अशोक गहलोत जी की कोई भूमिका नहीं थी। आपने एक बयान दिया था मुख्यमंत्री पूरी रात नहीं सो पाए हैं।
पूरी रात मुख्यमंत्री तो कई रात नहीं सो पाते हैं, इतना काम करने वाले नहीं, इस विवाद के बाद इस बात के बाद में इतना डिस्टर्ब थे वो। इवन उन्होंने हमको कहा, मेरे को कहा, बोले तुम लोग क्या कर रहे हो। उनका कहीं हमारे को संरक्षण नहीं था हम जो कर रहे थे उस पर, बल्कि हमसे वो नाराज थे। लेकिन पटकथा लिखने में जो नाम आया उसमें महेश जोशी का नाम सबसे ऊपर था। किसमें? पटकथा लिखने में, पूरा जो विधायकों को नहीं, बुलाना। ये एक्चुअली सब भ्रांतियां हैं। कोई पटकथा कोई लिखी नहीं गई थी। 24 तारीख को दिल्ली से मैसेज आता है, मैं जानना चाहूंगा पूरा ये। 24 सितंबर को मैसेज आता है कि कल विधायक दल की बैठक बुलानी है। अब 25 सितंबर को सुबह, 25 सितंबर को शाम, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आने वाले थे शायद। नहीं, मैं चीफ विप था। मेरे को आदेश देने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की थी, क्योंकि चीफ विप का और डिप्टी चीफ विप का जो अपॉइंटमेंट होता है वो मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थी। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि कल विधायक दल की बैठक है शाम को 7 बजे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुख्य सचेतक को, आप और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी मिलके सारे विधायकों को ये सूचना भेजिए कि कल 7 बजे मीटिंग है। और हमने वो किया। लेकिन 25 सितंबर को दोपहर में कुछ परिस्थिति हमको ऐसी लगी, राजनीति में हर आदमी अपना अपना दिमाग चलाता है, अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करता है। हमको, मुझे, शांति धारीवाल जी को या महेंद्र चौधरी जी को या दूसरे लोगों को लगा कि भाई जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ मामला ऐसा हो रहा है जो हमको स्वीकार्य नहीं था। हमने हमारी बात हाईकमान तक पहुंचाने की शर्त रखी। हमने कभी नहीं कहा कि हम हाईकमान के आदेश को नहीं मानते, तब भी नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम जो कहना चाह रहे हैं ये बात हाईकमान तक पहुंच जाए। हम तो 1 मिनट में दस्तखत करा देंगे सारे एमएलएस के। तो हमारी बात हाईकमान तक नहीं पहुंच रही थी, इस बात को लेकर जद्दोजहद थी। बाकी हाईकमान की आज्ञा मानना ये हमारे लिए अब तक लाजमी भी रहा है, हम सम्मान भी करते हैं। हाईकमान को हम हल्के में नहीं कितनी सत्यता है उन मीडिया की खबरों में जो ये बोलते हैं कि अशोक गहलोत जी के इशारे पर राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की जो चर्चाएं जोरों पर थी, उसको रोकने का काम सिर्फ महेश जोशी, शांति धारीवाल और महेंद्र चौधरी ने किया। मैं आज आपके सामने पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ, 25 सितंबर को सुबह से लेके और रात को जब हम लोग डेलीगेशन के रूप में मुख्यमंत्री निवास पर गए, शांति धारीवाल जी, मैं, प्रताप सिंह जी, महेंद्र चौधरी, संयम लोढ़ा, उससे पहले तक मेरी मुख्यमंत्री जी से एक शब्द बात नहीं हुई। 24 सितंबर को जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे रात को 10 बजे के आसपास में आदेश दिया कि सबको सूचना भेजनी है विधायक दल की बैठक की, उसके बाद से लेके जब हम 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे डेलीगेशन लेके हाईकमान के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने गए हैं, उसमें खड़गे साहब भी थे और अजय माकन जी भी थे। उससे पहले मुख्यमंत्री जी से न तो कोई बात हुई, न कभी उनकी शक्लें देखी। आपको कारण बताओ नोटिस दिया गया था? हाँ, उसका जवाब दिया हमने पूरी तरीके से जवाब दिया। हमारा हाईकमान में पूरा विश्वास पहले भी था, और मेरे जैसा आदमी हाईकमान के आदेश की क्या अवहेलना करेगा, जिसका 3 बार टिकट कटा हो और एक रिएक्शन मैंने कभी नहीं दिया। मैं हाईकमान के आदेश की कैसे अवहेलना करूंगा? टिकट से बड़ी बात राजनीति में आमतौर पे हम ये देखें, सत्ता की राजनीति में विशेष तौर से टिकट से बड़ी कोई बात नहीं। महेश जोशी जी को एक राजनीति में एक क्षत्रप के तौर पर भी जाना जाता है, शायद बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते होंगे। हालांकि मैंने पहले जिक्र ये किया था कि एक जातिगत राजनीति के तौर पर इनको नहीं जाना जाता है, लेकिन इनका वो कद है जो शायद इनको जयपुर के सीएम के तौर पर भी माना जाता है। इसे आप उस रूप में लीजिएगा कि महेश जोशी की मर्जी के बिना एक दौर में राजधानी जयपुर में ओहदे वाला अधिकारी की नियुक्ति तक नहीं हो पाती थी, ऐसा मीडिया हलकों में कहा जाता है। यानी कि जयपुर के सीएम के तौर पर इन्हें एक प्रकार से एक ओहदे से नवाजा जाता रहा है। मैं जोशी जी में चलूँगा जेजेएम घोटाले की ओर, और इसको लेकर के आम आवाम ये जानना चाहती है। दरअसल मैं एक बार आपको जानकारी दे दूं, जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, दरअसल 900 करोड़ का ये जेजेएम घोटाला बताया जा रहा है, और साल 2021 में श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के ठेकेदार पद्मचंद जैन और महेश मित्तल के ऊपर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर पीएचडी से 4 टेंडर हासिल करने का आरोप है।
दरअसल L1 के रूप में जो गणपति ट्यूबवेल है 859.2 करोड़ के टेंडर हासिल किए और श्याम ट्यूबवेल है L1 के अंतर्गत 120.25 करोड़ के टेंडर हासिल किए। एसीबी ने इसमें बाकायदा जांच की, फिर ईडी ने केस दर्ज किया। महेश जोशी जी और संजय बड़ाई जी के ठिकानों पर बाकायदा दबिश भी दी गई। सीबीआई ने इसमें 3 मई 2024 को, जो आंकड़ा मेरे पास में है, केस दर्ज किया था और ईडी ने जांच पूरी कर 4 मई को दस्तावेज एसीबी को सौंप दिए गए थे। एफआईआर में 18 बार जो जिक्र मीडिया के सूत्रों के अनुसार आता है, हालांकि सत्यता जोशी जी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन 18 बार एफआईआर में महेश जोशी जी का नाम लिया गया है। और दरअसल ये जो योजना है पूरी केंद्र और राज्य के 50% के खर्च पर होनी थी। जोशी जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा, इसमें जो आरोप निकल कर के सामने आए हैं खासतौर पर मीडिया हेडलाइंस में, उनको मैं समझना चाहूँगा। इस जो पहला आरोप ये है कि पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर पैसा लिया गया, जबकि पाइपलाइन डाली ही नहीं गई। ठेकेदार पदमचंद ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर लिया, जिसकी अधिकारियों को जानकारी दी, फिर भी टेंडर दिया गया क्योंकि वो एक राजनेता का दोस्त था। वो राजनेता कौन था? क्या उसका इशारा आपकी तरफ है? किस तरीके से देखते हैं इस आरोप को? देखिए, टेंडर की एक प्रक्रिया होती है। मैं केस के बारे में तो अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जो भी मामले सब जुडिस होते हैं, न्यायालय में विचाराधीन होते हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं सामान्य तौर पे टेंडर का क्या सिस्टम होता है, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। टेंडर का सिस्टम चाहे पहले का हो चाहे आज का हो, कोई फ़र्क नहीं है। ऑनलाइन टेंडर हुआ करते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, और टेंडर फाइनल करने में मंत्री की कोई दखल नहीं होती, मेरी भी नहीं थी। आरोप क्यों लगे, कैसे लगे, ये सब न्यायालय में मैं सिद्ध करूंगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैंने कहीं कोई गलती नहीं करी। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो, अगर मैं इंसान हूं, गलती मेरे से हो सकती है, मेरे क्या किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलती होती है तो उसकी माफ़ी मांगना, उसकी सज़ा भुगतने के लिए भी मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन मेरे से कोई गलती हुई नहीं, मेरा कोई दखल नहीं था, न पहले था न आज जो मंत्री हैं उनका भी टेंडर में कोई दखल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कोई नियमों में परिवर्तन नहीं है। जो टेंडर होते हैं ऑनलाइन टेंडर होते हैं, एक सिस्टम से तय होते हैं, तो इन टेंडरों में कोई मंत्री दखल दे नहीं सकता। आपका एक आरोप है इसमें, आपने ये मीडिया में भी कहा है कि मेरे खिलाफ एक्शन सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके बयानों के आधार पर सिर्फ मुझे आरोपी बनाया गया। कहना मैं केस के बारे में अभी बोलूँगा तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी कहा है, जयपुर की जनता ने मेरे पे बहुत विश्वास किया है। शायद कांग्रेस के नेताओं में सर्वाधिक विश्वास मेरे जैसे कद के किसी आदमी पे किया तो मुझ पे किया जयपुर की जनता ने, कि मुझे 2 बार एमएलए बनाया, कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुझे सांसद बनाया। क्योंकि जयपुर की सीट ऐसी है जो या तो हम 52 से 57 वाले टर्म कांग्रेस जीती थी, या जब इंदिरा जी का असोसिएशन हुआ था 84-85 का जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस जीती थी, पंडित नवल किशोर शर्मा जी जीते थे, पूरा देश हम जीते थे, 415 सीटें जीती, राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीती थी। या फिर मैं जीता 2009 में, हम 25 सीटें राजस्थान में नहीं जीते थे, उसके बावजूद जयपुर की सीट जयपुर की जनता ने मुझे दी, मुझे जिताया। तो मैं ये मानता हूँ जयपुर की जनता का जो प्यार, आशीर्वाद, कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में जो मैंने हासिल किया है, जो मुझे आशीर्वाद जयपुर की जनता ने दिया है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस आशीर्वाद की मैं लाज रखूँ, उस विश्वास की मैं लाज रखूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अदालत में अपने आप को निर्दोष साबित करूँगा, तभी मुझे चैन आएगा। मैं समझूंगा मैंने जयपुर की जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को बनाए रखा है, और भरपूर विश्वास दिलाता हूँ, हर तरीके से जयपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी चीज़, कोई भी आरोप जो लगाए गए हैं वो सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। चलिए कुछ व्यक्तिगत सवाल महेश जोशी जी, आपकी जेल यात्रा के दौरान परिवार में जो कुछ हुआ, जो मुझे जानकारी मिली, आपकी जो धर्मपत्नी है वो मैं उसके लिए काफ़ी खेद प्रकट करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनको। वो चली गई वो, और मतलब एक वो टूटन वाला जो समय था, उस दौर में परिवार को कैसे संभाला और खुद को कैसे संभाला? देखिए, बहुत दुखदाई था मेरे लिए। मुझे सबसे बड़ा मतलब ये समझ लीजिए कि मरते दम तक जो मेरे को दुख रहेगा, जीवन मरण परण तो ईश्वराधीन बातें हैं। मेरी पत्नी बीमार थी, मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था, मैं पूछताछ के लिए चला गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने जबकि जांच एजेंसी को ये भी मेल भेज दिया था जाने से पहले, मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है, मेरे को जल्दी फ्री कर दिया जाए। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि गिरफ्तार किया जाएगा। और मेरा ये भी मानना है कि जिन परिस्थितियों में मैं था,
उस परिस्थिति में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में थी, मुझे किसी ने बताया कि साहब किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने सामने वाली पार्टी के ये भी कह दिया कि साहब ये तो पत्नी को बीमार करके करने का दिखावा कर रहे हैं। सिंपैथी लेना चाहते हैं। 24 तारीख को मैं गिरफ्तार हुआ, 28 तारीख को मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मुझे मलाल इस बात का है कि मैं आखिरी समय में जयपुर में होते हुए अपनी पत्नी के पास नहीं रह पाया। मेरे 38 साल, लगभग 38 साल में 10 दिन का मेरा वैवाहिक जीवन रहा। राजनीति का दंड मानते हैं इसको आप? जी, राजनीति का दंड मानते हैं आप इसको? अब आप सभी देख रहे हैं क्या है। मैं सीधे आरोप कभी लगाता नहीं, मेरी नेचर में है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जयपुर की जनता सब देख रही है, और ये फैसला जयपुर की जनता नहीं, जो भी आपके दर्शक हैं और सारे लोग जिनको इस गिरफ्तारी के बारे में पता है, उनकी आत्मा बोलेगी कि इन परिस्थितियों में किसी को गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं किया जाता। जोशी जी, शतरंज में कहावत है कि घोड़ा ढाई चाल चलता है, और महेश जोशी जी के बारे में बोला जाता है कि अशोक गहलोत के राइट हैंड के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी चालें 5 होती हैं। देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री का जो की राजनीति किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं चलती, इस बात को समझ लेना। आज कैसा रिश्ता उनके साथ आपका? जी। बात होती है उनसे? मेरी पहले भी बहुत कम बात होती थी, जब मैं मंत्री था, जब मैं एमएलए था, नहीं था। मैं मुख्यमंत्री के पास कभी बिना अपॉइंटमेंट नहीं किया हूँ आज तक। कोई मीटिंग हो, कोई प्रोग्राम हो तो एक अलग बात। संबंध व्यक्तिगत रहे या राजनीतिक सिर्फ? मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध भी हैं उनसे। 1974 से मैं अशोक गहलोत जी को जानता हूँ, और मुझे खुशी है इस बात की, बल्कि मैं कहूँ कि मुझे गर्व है कि मैं अशोक गहलोत जी जैसे व्यक्ति के साथ में मेरा नाम आता है, उनके विश्वास पात्र लोगों में आता है, क्योंकि जिस तरीके के वो व्यक्ति हैं, मैं ये कहूँगा कि राजस्थान का सौभाग्य है कि अशोक गहलोत जैसा मुख्य व्यक्ति राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री के रूप में मिला। तो अशोक गहलोत जी के साथ मेरा नाम जुड़ना, कि मुझे उनके कार्यकर्ता के रूप में जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं फिर एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान को न तो उस भावना वाला मुख्यमंत्री न तो पहले मिला, आगे के लिए मैं कहूँ कि नहीं मिलेगा ये तो गलत बात होगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अशोक गहलोत जी जैसा मुख्यमंत्री मिलना ये बहुत राजस्थान के लिहाज से उनका कार्यकाल अच्छा बहुत रहा है। मुश्किल काम। चलिए, एक आरोप आपके ऊपर है, दरअसल वो सीधे तौर पर आपके ऊपर नहीं है, मैं लेके जाना चाहता हूँ एक बार फिर से आपको। सितंबर 2022 में जब आपको कारण बताओ नोटिस मिला, उस नोटिस के बाद में दरअसल कुछ समय बाद में विधानसभा चुनाव होने थे, और हवामहल के क्षेत्र में महेश जोशी को जनता एक बार फिर से डिमांड कर रही थी, लेकिन महेश जोशी जी को टिकट नहीं दिया गया, और टिकट दिया गया आर तिवाड़ी को। फाइनली बालमुकुंदाचार्य वहाँ से चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के। आर तिवाड़ी जी को काफ़ी खेद हुआ, और कई मर्तबा उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग्स में या तमाम जगहों पर ये कहा कि कांग्रेस को कांग्रेस के जय चंदों ने हरा दिया है, और अप्रत्यक्ष रूप से इशारा, शायद जितना मैं समझ पा रहा हूँ अपने पत्रकारिता के लिहाज से, शायद वो इशारा महेश जोशी जी की तरफ था। हर आदमी स्वतंत्र है अपने विचार व्यक्त करने के लिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जिस आदमी ने 3 बार टिकट कटने के बावजूद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, 2003 में 718 वोट से मैं सिर्फ 718 वोट से चुनाव हारा था, फिर मेरा 2008 में टिकट कट गया। जिस आदमी ने रिएक्शन नहीं दिया वो क्या मन में रखेगा। मैं बहुत गॉड फेयरिंग आदमी हूँ, भगवान में मेरा अटूट विश्वास है। मैं आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरे बारे में कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे टिकट दीजिए। मुझसे मुख्यमंत्री जी ने 2009 में पूछा कि भाई तू चुनाव लड़ना चाहता है या तू कुछ और उम्मीद करता है। मैंने कहा साहब चुनाव तो लड़ना चाहता हूँ एमपी का, लेकिन मेरे से बेहतर कोई हो तो उसको लड़ा लीजिए, मैं काम कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं तेरे को लड़ाना चाहते हैं, मैंने कहा मैं लड़ लूँगा। मैंने कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी। मैंने मुख्यमंत्री जी को कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनाइए। गहलोत साहब के कोर ग्रुप में थे आप? ऐसा कोई कोर ग्रुप होता नहीं है। शायद होता है। मुख्यमंत्री को देखिए, एक प्रशासनिक अमला अलग रखना पड़ता है, राजनीतिक अलग रखना पड़ता है, व्यक्तिगत अलग रखना पड़ता है।
किसी पे किसी तरीके का विश्वास होता है, किसी पे किसी तरीके का विश्वास होता है। तो मैं ये समझ लीजिए कि जो मुझसे वो विश्वास मुझ पे करते थे, मुझसे जो अपेक्षाएं करते थे, मैं उन अपेक्षाओं पे खरा उतरा। पायलट साहब को कैसे देखते हैं आप राजनीतिक के तौर पर? यंग डायनेमिक नेता के रूप में मैं देखता हूँ उनको। राजस्थान का नेतृत्व करने की क्षमता है उनमें? ये तो वो खुद कहेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, तो उनकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। चलिए, एक सवाल है आपके लिए, और ये बेहतरीन सवाल इसलिए कि हवामल क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ, ये एक्चुअली ये सवाल आपके लिए ऐसे सकारात्मक भी है, और जो मैं समझ पा रहा हूँ वो जनता की भूमिका के तौर पर पूछ रहा हूँ। 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि हवामल की जनता एक बार फिर से महेश जोशी जी को याद कर रही है इन 2 सालों में? देखिए, 2 साल में ही तो हुआ क्या है, हवा महल एक बड़ा ट्रेडिशनल और पुराने शहर वाला क्षेत्र है। कोई सोचता था कि 4 कॉलेज बन जाएंगे हवा महल में। मैंने 4 कॉलेज वहाँ पे खुलवाए। इसमें 2 कॉलेजों की तो बिल्डिंग भी नई बन चुकी है। श्री राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय कंवर नगर के पास में, जहाँ पे बैच निकल चुके, ग्रेजुएशन के पीजी करा दिया उस कॉलेज को, और एक शानदार कॉलेज के रूप में चल रहा है। जहाँ मोती कटला स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे एक कॉलेज बनवाया। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि वर्तमान सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का इनकरेजमेंट न तो श्री राधा गोविंद कॉलेज के लिए है, न मोती कटला में गंगापोल कॉलेज है उसके लिए है। बच्चियों के लिए कॉलेज बनवाया। उसके अलावा जयसिंहपुरा खोर में कॉलेज बनवाया, और गणगौरी बाजार स्कूल जो यहाँ पे हमने कॉलेज बनवाया। लेकिन किसी भी तरीके का कोई इनकरेजमेंट सरकार की तरफ से नहीं है। मैंने निवेदन किया मुख्यमंत्री जी को कि गोविंद देव जी को जयपुर की जनता अपने राजा के रूप में, अपने ठाकुर के रूप में, अपने आराध्य के रूप में मानती है। गोविंद देव जी के मंदिर के विकास के लिए हमने 120 करोड़ रुपए मंजूर कराए। अब जाके मैंने अखबारों में पढ़ा है कि उसके बारे में कोई योजनाएं बनाने की बात चल रही है। तो ये काम कराया। गणगौरी अस्पताल जो है उसको हमने 300 बेड से बढ़ा के 600 बेड का कराने का हमने रखा। खूब काम चल रहा था, उस काम को रुकवा दिया गया। चौगान स्टेडियम का हमने विकास किया। जो पानी की समस्या थी वो हवा महल में क्या पूरे जयपुर में, मुझे इस बात की खुशी है, मैं 2 बार एमएलए रहा, 98 से लेके 2003 तक। किशनपोल में कभी भी उन 5 साल के दौरान घड़े नहीं फूटे। और ऐसे ही मैं 2023 से लेके 98 से 2003 तो किशनपोल से रहा, और 2018 से लेके 2023 तक मैं हवा महल से विधायक रहा। इन 5 सालों के दौरान भी एक बार भी जयपुर की जनता को घड़े नहीं फोड़ने पड़े पीने के पानी के लिए। तो ये इस तरह की उपलब्धियां हैं सड़कों को। लेकिन मैं जिस बिंदु की बात कर रहा हूँ, दरअसल मेरे ख्याल से उसको मुस्लिम समाज कहना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। कई मुस्लिम समाज के व्यक्ति ये मानते हैं कि विधायक के बदलाव के बाद में जो व्यवस्थाएं या जो शांति व्यवस्था, खास तौर पर गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जाती है, वो हवा महल की इतनी नहीं बची है। नहीं, देखिए, विधायक का जो कार्य का जो सोच होता है ना, वो बड़ा मैच्योर और व्यापक होना चाहिए। विधायक किसी एक वर्ग का, किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का, किसी एक क्षेत्र का नहीं, एक छोटे से इलाके का नहीं होता है। पूरे विधानसभा क्षेत्र का विधायक होता है, सारे जातियों के, सारे धर्मों का विधायक होता है। पूरा हवा महल विधानसभा क्षेत्र हो या कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, जो भी वहाँ से विधायक होगा वो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, और ये भाव हमेशा उसके कामों में झलकना चाहिए। मैंने पूरे 5 साल के दौरान मेरे हवा महल विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने दी। कुछ बातें जो इसको मीडिया के हलकों में नहीं कहूँगा, दरअसल आमजन में चर्चा है। पहली चर्चा आपके बारे में बात ये चल रही है कि संकटकालीन दौर में JJM मिशन के दौरान आपने संघ से नज़दीकियाँ बढ़ाने की बात की ताकि आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो पाए। देखिए, ये तो संघ वाले बता सकते हैं, आम जनता की चर्चा बता रहा हूँ। मैं तो जेल में था, मैं किससे कहाँ संबंध बनाता।
7 महीने 3 दिन मैंने जेल में निकाले हैं, और 7 महीने 3 दिन में मैंने ये कर रखा था, मेरे से कोई मिलने नहीं आएगा जेल में। किसी को दस्तखत कराने हो, कोई भूले भटके कोई आ गया हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं मिलता भी नहीं था लोगों से। परिवार से भी नहीं? परिवार से भी नहीं। फ़ोन पे बात हो जाती थी, अगर कुछ दस्तखत कराने हैं कोर्ट कचहरी के कागजों पे तो बेटा आके दस्तखत करा लेता था, वकील के वकालतनामे पे दस्तखत कराने तो करा लेता था, वो बहुत ज़्यादा बार नहीं। मैंने वो समय एक तरीके से माने एकांत में काटा है। अफवाह है संघ से नज़दीकी की खबरें अफवाह हैं। हाँ, निश्चित रूप से। चलिए, आपको जयपुर सीएम के नाम से अक्सर पुकारा जाता है, खासतौर पर मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया है इसका। सीएम महेश जोशी जी की मर्जी के बिना कलेक्टर हो, कमिश्नर हो और एडीएम हो या कोई भी बड़े ओहदे वाला अधिकारी हो, खासतौर पर जयपुर प्रशासनिक व्यवस्था में, अगर महेश जोशी जी के यहाँ से उनके बंगले से हानि नहीं आई है तो शायद उसको आपको नहीं जान लगा। के आश्चर्य होगा कि मैं बहुत कम सिफारिशें करता था। मतलब पहले कार्यकाल जो मेरा था उसमें फिर मैंने बहुत सारी सिफारिशें करी। सिफारिशें आती थी? आती थी, करता था, लेकिन एमपी के रूप में या ये दूसरी बार जब मैं एमएलए बना, मैंने बहुत कम सिफारिशें करी हैं। लेकिन चीज़ों को कैसे अपने अनुरूप उनको ढालना है, ये मुझे आता है। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल, दो महत्वपूर्ण सवाल दरअसल, उसके बाद वाइंड अप पर जाएंगे। और आपसे जो ये बातचीत की यात्रा है काफ़ी अच्छी रही। आज जिस जगह पर महेश जोशी जी खड़े हैं और कितना कुछ खोया जो मैं देख पा रहा हूँ मेरी निगाह से, और अनुभव के तौर पर बहुत कुछ प्राप्त भी किया। गोविंद की शरण में आप रहते हैं, अक्सर मैं गोविंद देव जी के मंदिर में आपको देखता हूँ तो आपका आध्यात्मिक स्वरूप भी सामने आता है कि आप कितने आध्यात्मिक हैं। आने वाले समय में महेश जोशी अपने आप को कहाँ देखते हैं, जनता के बीच में या राजनीति से संन्यास के तौर पर? देखिए, खोया तो इतना है कि वो किसी भी इंसान को विचलित करने के लिए पर्याप्त है। बिना किसी अपराध के सजा पा रहे हैं, सजा पाई हमने। पत्नी चली गई जो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मुझे इसको ये बात कहने में भी कोई झिझक नहीं है कि जयपुर की जनता का प्यार और आशीर्वाद वो आज भी मेरे साथ है। जिस विश्वास के आधार पे जयपुर की जनता ने मुझे चुना 3 बार, वो विश्वास आज भी कायम है, जनता के मन में भी है और मेरे मन में भी इस बात का संकल्प है कि मैं उस विश्वास की लाज बनाए रखूँगा। और जनता के सामने अपने आप को, टाइम लग सकता है क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने जैसे पहले कहा, मैं अदालत में अपने आप को निर्दोष साबित करूँगा। और आखिरी सवाल बहुत व्यक्तिगत और बहुत पारिवारिक, और दरअसल आम जनता ये जानना चाहती है कि क्या वाकई में हम जो खाते पीते हैं, क्या हम जो पहनते हैं, क्या वाकई में एक विधायक बन जाने के बाद में वो साधारण सा व्यक्ति भी उसी तरीके से रहता है? महेश जोशी को अपनी जीवन शैली में, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में क्या पसंद है, खासतौर पर खाने में, और ख़ासतौर पर ढूंढाड़ की जो परिपाटी रही है उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ, दाल बाटी चूरमा या जयपुर का कोई और मिष्ठान? मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हूँ नेचर में। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरे को जानने वाले जो शुरू में छात्र जीवन से जानते हैं और आज भी जानते हैं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि परिवर्तन आ कैसे जाता है। और खाने में मेरी स्थिति है, मेरे सामने जो आ जाए उसको भगवान का प्रसाद, अन्य देवता मान के ग्रहण करता हूँ। मेरे से अगर ये पूछा जाए कि तुम्हारा मनपसंद खाना क्या है, तो मैं नहीं बता सकता। जो सामने आ गया वो मेरे लिए भगवान का प्रसाद है। कभी आपने कहा हो, हालांकि मुझे बार बार इसका जिक्र करना ठीक नहीं लगता है क्योंकि व्यक्ति भावुक होता है, कभी पत्नी ने कहा हो आपको ये पसंद है, आज ये बनाया है, मंत्रालय से जल्दी आ जाइए? मैं कभी, मेरी पत्नी मेरे से पूछती थी, मैं बता नहीं पाता, मैं जो तुम्हारी इच्छा हो बना लो। परिवार को समय दे पाते थे उस दौर में? ये तो होता ही है, जो भी राजनीति में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, परिवार को कम समय दे पाते हैं। लेकिन मेरी पत्नी इस बात को समझती थी, उसको इस बात की खुशी होती थी कि मैं कभी भी किसी तरीके से निगेटिव नहीं हुआ। और मेरी पत्नी के लिए कह सकता हूँ कि वो मेरा, उसने कदम कदम पे, उसमें बहुत धैर्य था। उसने मेरी पत्नी ने और मेरे पूरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे मजबूती दी, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। इस संघर्ष में अकेलापन लगता है? फर्क तो पड़ता है। मेरे घर में
मेरी बड़ी दीदियाँ जिनके साथ हम रहते हैं, मेरे बड़े ब्रदर हैं, मेरा बेटा है, मेरी पुत्रवधू है, एक पोती है, एक पोता है। लेकिन मेरे बड़े भाई का भी परिवार है, मेरी दूसरी बहन का भी परिवार है, दीदियों का। लेकिन जो पत्नी का जो स्थान होता है ना, वो एक अलग ही स्थान होता है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके जीवन के कड़े संघर्ष के दौर में आपके साथ खड़ी होती है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात रही, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये भगवान की कृपा थी। मेरी पत्नी कभी डिमांडिंग नहीं रही। मेरी पत्नी ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं कि भाई मेरे को ये चीज़ ला के दे दो। मुझे 38 साल के मेरे वैवाहिक जीवन में 10 दिन कम रहे, मेरी पत्नी ने मेरे से कभी रुमाल भी नहीं मांगा। तो मेरी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मेरे बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद, मेरे बेटे का साथ, मेरे ये सारी चीज़ें तो है ही। अकेले बैठते हैं तो चिंतन में आती है लेकिन मेरी पत्नी अगर डिमांडिंग होती तो शायद मेरे लिए राजनीति करना थोड़ा मुश्किल। अकेले बैठते तो चिंतन में आती है चीज़ें, पुरानी यादें, स्मृतियाँ जो शेष रहती हैं। कदम कदम पे पुरानी यादें आती हैं, कदम कदम पे यादें आती हैं कि जब मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे और मेरी पत्नी के 38 साल में कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे वाह, ये मैसेज है। एक सिंगल बार भी हम लोगों ने एक दूसरे से तेज आवाज में बात नहीं करी। 38 साल में 10 दिन कम थे। 28 अप्रैल को वो गई है और 7 मई को मेरे 38 साल पूरे होने थे। लेकिन इस पूरे समय में मेरी पत्नी के और मेरे बीच में कभी भी छोटी सी भी नाइतफाकी नहीं हुई। और नाइतफाकी तो बहुत दूर की बात है, हम दोनों ने कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं करी। मेरा वैवाहिक जीवन पूरे तरीके से बहुत अच्छा और मुझे आगे बढ़ाने वाला रहा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जोशी जी। और ये पूर्व मंत्री और ख़ास तौर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी थे। और हालांकि इनके व्यक्तिगत जीवन को मैंने टच करने की कोशिश की है, भावुकता के क्षण भी आए और दरअसल ये मैसेज भी है उन तमाम जोड़ों के लिए जो नवविवाहित होने जा रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं कि ये लास्ट वाला जो सेगमेंट है ख़ास तौर पर मुझे अंदर तक छू गया है। वाकई में आपका वैवाहिक जीवन किस तरीके का होना चाहिए, 38 साल का वैवाहिक जीवन और ना कुछ प्राप्त करने की आशा और सिर्फ आंखों से समझ जाना कि उनको क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए। दरअसल ये एक व्यक्तिगत जीवन और शादीशुदा व्यक्ति जिसने इतना लंबा अनुभव लिया हो वो समझ सकता है। ये महेश जोशी जी थे और महेश जोशी जी के तमाम विषयों को लेकर हमने जानने की कोशिश की है। देखिए, जीवन का एक फेज़ होता है, उस फेज़ में वो संघर्ष होता है और उस संघर्ष के दौर में व्यक्ति कितना अविचल रूप से खड़ा रहता है, ये वो तय करता है कि उस व्यक्ति में डेप्थ कितनी है। राजनीतिक लिहाज से मैं बात नहीं करता हूँ अक्सर, लेकिन जो आम आवाम के सवाल थे वो मैंने उठाने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की है कि आपके ऊपर जो आरोप है, हालांकि कई मामलों में न्यायपालिका में मामले विचाराधीन होते हैं तो उनको इतना कुरेदना ठीक नहीं रहता है, लेकिन राजनीति के वो सवाल जैसा कि मैंने इस पूरे एपिसोड में जिक्र किया, वो निकालने की कोशिश की। क्या महेश जोशी वाकई में उस दौर में ऐसे थे कि उनका चित्रण जो है इस तरीके से किया गया कि सब कुछ नेगेटिव हो जाए, या ये महेश जोशी जी का दूसरा रूप था जो मैंने ये बताने की कोशिश की है। और कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ, एक संजीदा इंसान के तौर पर इन्हें जाना जाता है, जितना मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। आप लोग कितना जानते हैं मैं नहीं जान सकता, लेकिन जितना मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, उनका राजनीतिक जो पूरा करियर रहा है और एक संजीदा जनप्रतिनिधि के तौर पर ये रहे हैं। विरोधियों को भी अक्सर सिर्फ यह कहकर के टाल देना कि हो सकता है कहा होगा, यानी कि सीधे तौर पर वार नहीं करना। एक सदाचार वाली जो राजनीति है इसके लक्षण में शुरू से रहे, छात्र राजनीति से लेकर के राजस्थान सरकार के मंत्री बनने तक। और एक अपना ओहदा है, अपना एक कद है, लेकिन मैं एक बात पर आज भी कायम हूँ, वाकई में महेश जोशी राजस्थान के उन कद्दावर नेताओं में शामिल है और खासतौर पर जयपुर की जनता के वो जननायक के तौर पर जाने जाते हैं जिन्हें वाकई में जनता याद करती है। और हवामल विधानसभा क्षेत्र हो चाहे किशनपुर विधानसभा क्षेत्र हो, महेश जोशी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 24/7 उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति है। आज भले ही उनका राजनीतिक पायदान जो है राजस्थान में नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि वाकई में महेश जोशी जैसा लीडर, महेश जोशी जैसा नेता आने वाले समय में राजस्थान की जनता को एक बार फिर से देखने को मिलेगा। व्यक्ति विशेष में आज तक के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात करवाएंगे एक और व्यक्ति विशेष से, तब तक के लिए देखते रहिएगा द न्यूज़ कैनवास। नमस्कार।